हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ, जिसे हम डेली के डोज 3 जुलाई के नाम से आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं। और इसे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चंस को। और कोशिश ये रहेगी हमारी कि सेशन के दौरान ही आपको ये जो टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको याद हो जाए और फिर आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिससे आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो सके, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। तो आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है वो है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है, जब तक जीवन है सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो अनुभव है वो सर्वोत्तम शिक्षक है आपका, क्योंकि आप सबको पता है कि जीवन जो है वो सीखने की जो प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप रोज़ नया कुछ सीखते हो, आप हर घंटे कुछ नया सीखते हो। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, इसी से आप अनुभव प्राप्त करते हो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समस्याओं के साथ जूझते हुए। तो आपको अपने सफलता के मार्ग में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ मिलेगी, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको उनका सामना करना है, डटकर मुकाबला करना है पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ। और उससे जो अनुभव आपको हासिल होगा वही अंतिम रूप से आपको सफल बनाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुभव जो है वो सर्वोत्तम शिक्षक है, उसे कोट किया गया है। और सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलते रहती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है और एक पॉजिटिव सोच के साथ आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, एक कंटिन्यूटी के साथ और कठोर मेहनत के साथ। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं, अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में ये एकदम करंट का क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बनाया गया है किसे। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है राहुल अग्निहोत्री, दूसरा विवेक राम चौधरी, तीसरा राकेश सचदेवा और चौथा अनिल कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, इसमें बिना समय गंवाए मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूं, और वो है विवेक कुमार चौधरी। विवेक कुमार चौधरी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई है और इन्होंने 1 जुलाई 2021 से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और अगर हम बात करें तो उन्हें एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह उन्होंने ली है, और इससे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो अभी तक एयर मार्शल, अगर हम चौधरी की बात करें, उनके करियर की बात करें, तो अभी तक एयर मार्शल चौधरी वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। और इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। जो पश्चिमी हम बात करते हैं वायु कमान की, तो इसमें लद्दाख के जो दुर्गम क्षेत्र है और काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ये स्थित है। और भारत के अन्य, उत्तर भारत के जो अन्य हिस्से हैं उनमें वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो इन्होंने बखूबी निभाया और उसे अंजाम दिया। तो फ्रेंड्स, विवेक राम चौधरी का नाम आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच यानी 428 मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैच हारने की बात कर रहे हैं। तो इसमें वह कौन सा देश है जो भारत को भी पीछे छोड़ दिया है मैचों के हारने के श्रृंखला में। तो हम पता करते हैं वो कौन सा देश है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा पाकिस्तान और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है श्रीलंका। श्रीलंका क्रिकेट टीम जो है ये सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है, और इस मामले में श्रीलंका ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम बात करें तो श्रीलंका ने इस सीरीज़ से पहले तक सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर थी, लेकिन जब श्रीलंका टीम ने लगातार 2 मैच हारी हैं तब ये टीम हारने की प्रक्रिया में सबसे टॉप पोजीशन पे आ गई। और ये कब ये हासिल हुआ, इनको ये जो स्थान है, ये कब इन्होंने इस तरह का
ये पॉजिटिव सेंस में तो इसे कीर्तिमान नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो अगर हम आंकड़ों की दृष्टिकोण से देखते हैं कि किस देश के ने सबसे ज़्यादा मैच गंवाए हैं, तो उसमें पहले तो भारत का स्थान था, अब ये श्रीलंका भारत के स्थान पे भारत को पीछे छोड़ दिया है। और ये जो वाकया हुआ ये, तो इसको आप देखेंगे कि श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 428वां मैच जैसे ही हारी, और इस तरह से श्रीलंका वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच हारने वाला देश बन गया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इस तरह के भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच हारने वाला वो कौन सा देश है। तो इसमें आपको अन्य टीमों का नाम दे दिया जाएगा और आपको इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा वो देश है उसके बारे में। तो स्पोर्ट्स सेगमेंट से इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और उसके एमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला राहुल सचदेवा, दूसरा मोहन कुमार, तीसरा सतीश अग्निहोत्री और चौथा कमलेश लुल्ला। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो सही आंसर है वो है सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप NHSRCL के नाम से जानते हो, उनके एमडी के तौर पे इनकी नियुक्ति की गई है और इनको 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अग्निहोत्री 1982 बैच के IRSE हैं और वे 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। और हम आपको इसमें एक और तथ्य बताते हैं कि जब जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन की जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो ट्रेन एक प्रस्तावित है हाई स्पीड ट्रेन चलाने की, वो उस प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतों के चलते कुछ सालों से देरी हो गई है और ये अपनी समय सीमा को पार कर गया है। और इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन ज़मीन के अंदर बिछाई जानी है, जिससे मुंबई के पास समुद्र के भीतर लगभग 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। तो इन सब प्रोजेक्ट्स को अभी एक पूरा करना, इनको अंजाम देना बाकी है। और इसी बीच सतीश अग्निहोत्री की नियुक्ति होती है एमडी के रूप में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप PCS एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिसमें BPSC, JPSC, UPPCS के एग्ज़ाम्स आते हैं, या फिर आप अगर वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें भी इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला 15वां, दूसरा 21वां, तीसरा 19वां और चौथा 20वां। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है 20वां स्थान। भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। और ये आपको याद रखना है, इस तरह की जो रैंकिंग की बात अगर हम करते हैं या इंडेक्स की बात करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये जो इंडेक्स तय किया गया है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, जो 2021 में सिर्फ 100 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत 20वें स्थान पर है। और अगर हम बात करें तो 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये एक सर्वे किया गया है, ये एक रिपोर्ट है, इंडेक्स बनाई गई है, जिसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की जा रही है। यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम से ये अर्थ है कि हम उस देश की पहचान करते हैं, जैसे कि हमने 100 देशों की एक सूची बनाई, उनमें रैंकिंग करनी है, तो हम ये देखेंगे कि वो किस किस देश में किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल हैं और वहाँ के जो बुनियादी ढांचे हैं वो डेवलप हैं। तो भारत को अपने स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें वो अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत महसूस की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसका स्थान याद रखना है, भारत का 20वां स्थान है किस चीज़ में, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स
2021 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये भी इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न है जो रिपोर्ट तैयार की गई है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में। जो इंडेक्स 2020 तैयार की गई है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला 10वां स्थान, दूसरा 12वां, तीसरा 15वां और चौथा 16वां। तो आपको बता दें कि साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 10वां है। भारत 10वें पोजीशन पे है। और इसमें अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। और इस सूची में अगर हम बात करें तो अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर है। सऊदी अरब और यूके एक साथ दूसरे स्थान पर है। और भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकतम 100 अंकों में से कुल 97.5% अंक प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की। जैसे कि आप सबको पता है कि साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों को, या फिर अगर हम बात करें जो इससे जो बैंकिंग सिस्टम है इन सब के साथ फ्रॉड किया जाता है, या फिर अगर हम किसी मीडिया की बात करें, सोशल साइट्स की बात करें, तो उसमें भी इस तरह का फ्रॉड देखने को मिलता है। तो उस दृष्टिकोण से भारत कितना सिक्योर है, ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी की गई, जिसमें निस्संदेह भारत का स्थान एक अच्छा माना जाएगा जो 10वें स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला 12, दूसरा 20, तीसरा 25 और चौथा 16। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 16। भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये कितने राज्यों में? तो 16 राज्यों में। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी है। और भारत नेट अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से अलग सभी आबादी वाले गाँवों तक विस्तार किया जाएगा। और हम इसमें बता दें कि संशोधित रणनीति में रियायत के साथ भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है। और इसका चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऑक्शन की प्रक्रिया यूज़ की जाएगी। और इस पीपीपी मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम जो व्यवहार्यता अंतर कोष के लिए 19,041 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि भारत नेट अब 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से इसके रणनीति को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो डिजिटलाइजेशन से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने 29 जनवरी 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो फ्रेंड्स वो कौन सा देश है जो कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला जापान, दूसरा रूस, तीसरा नेपाल और चौथा बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब है, सही ऑप्शन है वो है रूस। रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू कर दिया है। और यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक महत्वपूर्ण आयाम देगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि रसिया की जो रणनीति रही है वो भारत से हमेशा एक सहयोगात्मक एक नीति का पक्षधर रहा है। और दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है वो काफ़ी मधुर है। तो यहाँ पे रूस की एक रूस के तरफ से एक तरह से मानिए एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा स्टेप है कि वो तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू कर रहा है। और अगर हम बात करें इसमें तो रोसाटॉम एक रूसी कंपनी है जो कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी मीन्स उसके जो टेक्नोलॉजी है वो प्रदान कर रही है। और इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। इसमें से फ्रेंड्स प्रत्येक की 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। और कुडन
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। तो फ्रेंड्स, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, जो तमिलनाडु स्टेट में है। कुडनकुलम जो जगह है, तो इसे आपको याद रखना है। और रसिया के सहायता से, रूस के सहायता से यहाँ पर 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है, जो इंटरनेशनल अफेयर से भी है और साइंस एंड टेक में भी इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी कौन सा वो देश है जिसे मलेरिया फ्री घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन और चौथा बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब है वो है चीन। चीन को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। और चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार इसमें कमी देखने को मिली। 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया। तो यहाँ चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और अगर हम आगे इस कड़ी में बात करें, तो जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें कि मलेरिया फ्री होने की कौन कौन सी शर्तें हैं, तो वो ये है कि कोई भी राष्ट्र हो जो कम से कम लगातार 3 वर्षों तक शून्य स्वदेशी मामलों को अगर हासिल करता है, इस तरह को जो अगर मामलों को अटेन करता है, तो वो हकदार है WHO से प्रमाणीकरण लेने के लिए कि वो मलेरिया मुक्त हो गया है, मलेरिया फ्री नेशन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2021 में जारी हुई फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया अ रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट नामक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पे आपको विचार करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके UPSC एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर PCS एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट का प्रकाशन वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। दूसरा है, यह रिपोर्ट भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करता है। और तीसरा जो कथन है वो है, भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। और चौथा जो कथन है वो है, इसके तहत वर्ष 2040 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को 60% तक कम करना शामिल है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें पता करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो यहाँ पे कोड दिए गए हैं कूट भाषा में। तो पहला है 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 3 और 4, चौथा 2 और 4। तो इसमें जो सही कॉम्बिनेशन है वो है 2 और 4, यानी बी जो ऑप्शंस है वो सही है। और दूसरा क्या है कथन, यह रिपोर्ट भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करता है। और तीसरा है, भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि का अनुमान किया गया है। जो और भारत के आर्थिक विकास में माल परिवहन का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह ऊंची लॉजिस्टिक लागत से ग्रस्त होने के साथ साथ शहर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायु प्रदूषण के वृद्धि के लिए भी काफ़ी योगदान करता है वो इसमें। और यह रिपोर्ट भारत को अपनी लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करता है। और हम एक नज़र अगर इस रिपोर्ट के निष्कर्ष पे डालें, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारत द्वारा अपनी लॉजिस्टिक लागत में GDP के 4% तक कमी लाना इसका एक जो सिफारिश कह सकते हैं, एक सुझाव कह सकते हैं इस रिपोर्ट का।
और 2020 से 2050 के मध्य संचयी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 10 गीगाटन तक कम करना, ये लक्ष्य होना चाहिए। और वर्ष 2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन को क्रमशः 35% तथा 28% तक कम करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो आपको इसे याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2021 में जारी हुई द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, अ रिव्यू ऑफ द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क फेसिंग इंडिया एंड देयर इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट्स। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ भी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके समक्ष, और इस तरह के प्रश्न अक्सर यूपीएससी में पूछे जाते हैं और पीसीएस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इन कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, इस रिपोर्ट का प्रकाशन लंदन स्थित ग्लोबल थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। दूसरा है, यह रिपोर्ट भारत में जलवायु से संबंधित जोखिमों की आर्थिक लागत तथा बढ़ती असमानता एवं गरीबी की संभावनाओं का विश्लेषण करती है। और तीसरा है, जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप भारत की जीडीपी में वर्ष 2050 तक 4% से लेकर 15% तक गिरावट आ सकती है। और चौथा कथन है कि भारत की गरीबी दर में वर्ष 2040 तक 13.5% की वृद्धि हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें पता करना है कि कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं और कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोडिंग की गई है वो है पहला 1 और 3, दूसरा 2 और 4, तीसरा 1 और 2 और चौथा 3 और 4। तो इसमें जो सही जवाब है वो है 1 और 2। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सत्य है और इसे आपको याद रखना है। और हम देखें कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है। तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन लंदन स्थित, जो हमने अभी देखा प्रश्न में, लंदन स्थित ग्लोबल थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है, ये सत्य कथन है। फिर दूसरा कथन कौन सा है, यह रिपोर्ट भारत में जलवायु से संबंधित जोखिमों की आर्थिक लागत तथा बढ़ती असमानता में गरीबी की संभावना का भी विश्लेषण करती है। तो इस तरह से फ्रेंड, ये 2 कथन सही होते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखोगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी में वर्ष 2100 तक 3% से लेकर 10% तक गिरावट आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर में वर्ष 2040 तक 3.5% की वृद्धि हो सकती है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अत्यधिक गर्मी, भारी वर्षा, भयंकर बाढ़, तूफान तथा समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण भारत में जीवन संपत्ति तथा आजीविका को यह नुकसान पहुंचा रहा है। और इस रिपोर्ट की अगर अन्य बातों की हम बात करें तो फ्रेंड्स, तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के फलस्वरूप भारत के जीडीपी में 2.6% प्रति वर्ष की गिरावट आएगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो जलवायु से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इसका इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे कैसा पड़ेगा। और जलवायु परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है, जिसे हम देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति, तूफान की स्थिति, समुद्र के बढ़ते जलस्तर की अगर हम बात करें, तो इन सब एस्पेक्ट से क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा उसका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो आपको इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ मैं एक पीडीएफ भी अपलोड करता हूं, जिसे आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और चीज़ों को फिर से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो डेली के डोज 3 जुलाई के नाम से आपके समक्ष हमने चर्चा किया है आज। और आशा करता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों को समझ गए होंगे और इसके साथ जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड करना न भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव माहौल डेवलप कर सके, जो भिन्न भिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो हमसे जुड़ सके और सेशंस का फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा डेली के डोज के साथ, टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।